अकबर और बीरबल अदृश्य शहर का रहस्य। खंड एक। अजनबी की अनोखी शिकायत। अकबर के दरबार में एक दिन एक अजनबी आया। उसकी आंखों में घबराहट और चेहरे पर बेचैनी थी। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, मेरा नाम रघुवीर है। मैं दूर के एक गांव से आया हूं। कुछ दिनों पहले मेरा पूरा गांव रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसी बुद्धिमान हस्ती हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। अकबर ने रघुवीर की बात सुनकर बीरबल को बुलाया। बीरबल, यह कैसी समस्या है? क्या कोई गांव अचानक गायब हो सकता है? अकबर ने हैरान होकर पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हर समस्या का समाधान होता है। लेकिन हमें पहले इस गांव की स्थिति और इसके गायब होने के कारणों को समझना होगा। मुझे रघुवीर के साथ वहां जाने की अनुमति दीजिए। खंड 2। अदृश्य गांव की यात्रा। बीरबल रघुवीर के साथ गांव की ओर निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें केवल सूनी जमीन और टूटे हुए घरों के अवशेष मिले। आसपास का वातावरण अजीब और भारी था, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। रघुवीर ने कहा, यह वही जगह है जहां हमारा गांव था, लेकिन अब यहां कुछ भी नहीं बचा। लोग, घर, मवेशी सब गायब हो गए। बीरबल ने ध्यान से जगह का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि जमीन पर अजीब निशान थे जो जंगल की ओर जाते थे। उन्होंने रघुवीर से कहा, यह निशान हमें किसी सुराग तक ले जा सकते हैं। हमें इनका पीछा करना होगा। खंड 3। जंगल का रहस्य। जंगल में प्रवेश करते ही बीरबल और रघुवीर को विचित्र आवाजें सुनाई दीं। यह मानो कोई छिपकर उनकी जासूसी कर रहा हो। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक विशाल पत्थर के पास पहुंचे जिस पर कुछ अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। बीरबल ने प्रतीकों को ध्यान से देखा और कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह किसी प्राचीन रहस्य का हिस्सा है। हमें इसे समझने के लिए समय चाहिए। उन्होंने पत्थर के चारों ओर घूमकर उसका निरीक्षण किया और एक छिपा हुआ द्वार पाया। द्वार पर लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा वही अंदर प्रवेश कर सकेगा। बीरबल ने रघुवीर से कहा, यह द्वार हमें उस रहस्य तक ले जाएगा जो तुम्हारे गांव के गायब होने के पीछे है। हमें सतर्क रहना होगा। खंड 4। अदृश्य शहर की खोज। द्वार के अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने खुद को एक अद्भुत और अजीब दुनिया में पाया। वहां के लोग सामान्य इंसानों जैसे थे, लेकिन उनके शरीर आधे पारदर्शी थे। उन्होंने बीरबल को देखकर कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह हमारा अदृश्य शहर है। बाहरी दुनिया को यहां आने की अनुमति नहीं है। बीरबल ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, हम यहां केवल यह जानने आए हैं कि रघुवीर का गांव कैसे गायब हुआ। क्या आप लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? उन लोगों में से एक ने कहा, हमने गांव को अपने शहर में खींच लिया क्योंकि हमें अपनी दुनिया के विस्तार के लिए जगह चाहिए थी। लेकिन हम यह नहीं समझ सके कि इससे दूसरों को कितना नुकसान होगा। खंड 5। समस्या का हल। बीरबल ने उनकी बात सुनने के बाद कहा, आपने जो किया वह गलत है। हर इंसान को अपनी जमीन और जीवन जीने का अधिकार है। अगर आप अपनी दुनिया को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए किसी और की खुशियों को छीनना उचित नहीं है। बीरबल ने एक समझौते का प्रस्ताव रखा, आपके पास यहाँ की तकनीक और जादू है। इसका उपयोग करके आप अपने शहर को किसी अन्य खाली स्थान पर ले जा सकते हैं जहां कोई हानि न हो। साथ ही गांव को उसकी पुरानी स्थिति में लौटाना होगा। अदृश्य शहर के नेता ने कुछ देर सोचा और फिर सहमति दी। उनके जादूगरों ने गांव को वापस उसकी जगह पर पहुंचा दिया। खंड 6। गांव की खुशी।
रघुवीर और उसके गांव के लोग अपनी जमीन पर लौटकर बेहद खुश हुए। उन्होंने बीरबल और अकबर का आभार व्यक्त किया। अकबर ने गांव की सुरक्षा के लिए वहां एक चौकी स्थापित कर दी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हर समस्या का समाधान संवाद और समझदारी से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी यही समझदारी और सूझबूझ तुम्हें सबसे अलग बनाती है। तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। खंड 7, एक नई सीख। इस घटना के बाद अकबर ने पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि किसी भी समस्या का हल जबरदस्ती से नहीं, बल्कि बातचीत और सहमति से करना चाहिए। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि समझदारी और करुणा से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। सोने का खेत, अकबर बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानियां। महाराज अकबर को अपने महल में एक गुलदस्ते से बहुत प्यार और लगाव था। वह गुलदस्ता बचपन में उनकी अम्मी ने उनके जन्मदिन पर उपकार में दिया था। अकबर उस गुलदस्ते को अपने बिस्तर के सिराहने रखते थे। एक दिन कमरे में सफाई करते वक्त किसी नौकर के हाथ से गुलदस्ता गिरकर टूट जाता है। नौकर अपना सारा काम छोड़कर उस गुलदस्ते को जोड़ने लग जाता है। नौकर सारा दिन गुलदस्ते जोड़ने की कोशिश करता रहता है, पर गुलदस्ता नहीं जुड़ता। अंत में तंग आकर नौकर टूटे गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। महाराज अकबर रात को जब अपने महल के कमरे में पहुंचते हैं तो गुलदस्ता कमरे में नहीं देखकर नाराज होते हैं। तुरंत कमरे की सफाई करने वाले को बुलाया जाता है और गुलदस्ते के बारे में पूछा जाता है। नौकर रात को महाराज के डर से बोल देता है। गुलदस्ता काफी गंदा हो गया था, वह सुबह अपने घर से साफ कर ले जाएगा। महाराज उसे जाने देते हैं और बोलते हैं, आइंदा गुलदस्ते को कमरे से बाहर ना ले जाएं और सुबह जल्दी ही उसे वापस ले आएं। पूरी रात नौकर अपने घर में सोता नहीं, वह बेचैन और परेशान घर में इधर उधर घूमे जा रहा होता है। इस तरह नौकर को परेशान देख उसकी पत्नी ने उसकी परेशानी की वजह पूछती है तो वह रोने लगता है और अपनी पत्नी को बताता है कि सफाई करते समय गुलदस्ता उसके हाथों से जमीन पर गिरकर टूट गया है। उसकी पत्नी ने बोला, एक गुलदस्ता ही तो है महाराज, दूसरा ले जाएंगे। तुमने उनसे झूठ क्यों बोला और अब सुबह तुम महल में क्या ले जाओगे? पत्नी ने उसे कहा, तुम महल में दरबार लगने के बाद जाओ और दरबार में बीरबल और अन्य लोगों के सामने सच बोल देना, महाराज अकबर तुम्हें क्षमा जरूर कर देंगे। पत्नी की बात सुनने के बाद वह थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा और सो गया। सुबह वह दरबार शुरू होने के बाद नौकर अकबर से अपनी गलती और झूठ की माफी मांगने लगता है। अकबर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि अगर गुलदस्ता टूट गया था तो तुमने झूठ क्यों बोला, और नाराज होकर नौकर को फांसी की सजा सुना देते हैं। कोशिश करता है और महाराज को बोलते हैं कि हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में एक ना एक बार झूठ जरूर बोलता है और इसने तो माफी भी पूरी सभा में आकर मांगी है। ऐसी हिम्मत सब में नहीं होती। महाराज अकबर बीरबल से नाराज होते हुए पूछते हैं कि क्या तुमने भी हमारे राज्य में कभी झूठ बोला है? बीरबल अकबर को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि जिस झूठ से किसी का नुकसान नहीं होता वह झूठ नहीं माना जाता, पर महाराज बीरबल की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होते और बीरबल को उसी वक्त राज्य से निकल जाने का आदेश दे देते हैं। अकबर ने दरबार में बैठे सभी राजपुरोहितों और अन्य से पूछा कि आप में से और कौन कौन झूठ बोलता है, वह अभी इस राज्य से चला जाए। पर सभी ने यह बोला कि वह झूठ नहीं बोलते।
अकबर को ऐसा करने से बीरबल रोकने की बीरबल को भरी सभा से निकल जाने को अकबर का यह आदेश अपमानजनक था और बीरबल यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे किसी तरह अपनी बात को साबित करनी थी कि हर व्यक्ति कभी ना कभी झूठ बोलता है। बीरबल को एक तरकीब सूझी। वह तुरंत एक सोनार के यहाँ गए और मकई का एक छोटा रेरी और सोने के कुछ मकई के दाने बनवा लिए। अगली सुबह वह राजा अकबर के दरबार में फिर उपस्थित हुए। अकबर उन्हें देखते ही उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बीरबल ने अकबर को कहा, महाराज, मुझे एक बाबा ने मकई के सोने के कुछ दाने और रेरी दिया है और बोला है अगर इसे लगाऊंगा तो पूरी खेत में सोने के मकई के फसल होगे, तो मुझे खेत की जरूरत है। अकबर बीरबल की इस बात से खुश हो जाते हैं और अपने राज्य में सोने की फसल उगाने के लिए बीरबल को खेत देने के लिए राजी हो गए। बीरबल ने अकबर और दरबार में उपस्थित सभी को खेत में चलने को आमंत्रित किया। सभी खुशी खुशी बीरबल के साथ चल दिए। खेत में पहुंचकर बीरबल ने मकई के दाने को राजपुरोहितों की ओर बढ़ाया और बोला, मुझे बाबा ने बोला था कि खेत में तभी फसल सोने की उपजेगी जब कोई ऐसा व्यक्ति इसे खेत में डालेगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो। वहां उपस्थित सभी ने सोने के बिच लेने से मना कर दिया। बीरबल ने आखिरी में सोने के मकई के बीज महाराज अकबर की ओर बढ़ाई। अकबर ने भी बीज लेने से इनकार कर दिया और बोला, मैंने भी बचपन में खेल खेल में काफी झूठ बोला है। यह बोलकर अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया और उससे अपनी गलती की क्षमा मांगी और उस नौकर को भी फांसी की सजा से मुक्त कर दिया। कहानी अकबर, बीरबल और सौगात का सच। राजा अकबर एक दिन अपने महल में बैठे हुए विचार कर रहे थे। वह सोच रहे थे कि उनके राज्य में सभी लोग उन्हें आदर्श और न्यायप्रिय राजा मानते हैं, लेकिन क्या यह सच्चाई है? क्या उनकी प्रजा उनके बारे में सच में अच्छा सोचती है या यह केवल दिखावा है? राजा अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे यह जानने का तरीका चाहिए कि मेरे लोग मुझे किस नजर से देखते हैं। क्या वे मुझे सच में आदर्श राजा मानते हैं या केवल डर से मेरे सामने अच्छा व्यवहार करते हैं? बीरबल ने सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए हमें एक योजना बनानी होगी। अकबर ने पूछा, क्या योजना है बीरबल? बीरबल ने कहा, हम आपके राज्य में एक सौगात का वितरण करेंगे। एक ऐसा उपहार देंगे जिसे सभी लोग अपने तरीके से स्वीकार करेंगे। यह उपहार आपके राज्य के लोगों को एक सच्चे परख का अवसर देगा और वे यह साबित कर सकेंगे कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। राजा ने बीरबल की बात मान ली और इस योजना को तुरंत लागू करने का आदेश दिया। अगले दिन बीरबल ने राज्य के सभी प्रजा सदस्यों को एक सभा में बुलाया। उसने घोषणा की, महाराज की तरफ से आप सभी को एक सौगात दी जाएगी, लेकिन ध्यान रहे, यह सौगात केवल उन लोगों को मिलेगी जो इसे सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे। सभी लोग उत्साहित थे और सभा में हलचल थी। बीरबल ने एक एक करके सभी को सौगात दी और उन्हें कहा, यह उपहार केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो इसे बिना किसी डर या लालच के स्वीकार करेगा। जब लोग एक एक करके उपहार प्राप्त कर रहे थे, तब कुछ लोग सशंकित थे, कुछ खुश थे और कुछ लोग घबराए हुए थे। लेकिन एक व्यक्ति जो गरीब था ने बीरबल के सामने आकर कहा, मुझे इस सौगात की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो इस उपहार को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसे किसी स्वार्थ से नहीं लेना चाहता। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और राजा अकबर की ओर देखा। अकबर को यह समझ में आ गया कि यह व्यक्ति सच्चा था, क्योंकि उसने बिना किसी लालच या डर के यह उपहार ठुकरा दिया। राजा अकबर ने सभी प्रजा को ध्यान से देखा और बीरबल से कहा, बीरबल, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि क्या सचमुच लोग मुझे एक आदर्श राजा मानते हैं।
इस व्यक्ति ने बिना किसी लालच के मेरा उपहार ठुकरा दिया और यह मुझे दिखाता है कि उसने मुझसे सच्चे दिल से उम्मीदें नहीं लगाई थीं। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यही तो है सच्चा परख। इस व्यक्ति ने हमें यह समझाया कि किसी भी व्यक्ति का मूल्य केवल उसके स्वार्थ और इच्छाओं से नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान और ईमानदारी से होता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सचमुच बहुत समझदार हो बीरबल। तुम्हारी योजनाओं से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं जान गया हूं कि जो सच्चा है वह किसी भी परिस्थिति में अपने स्वार्थ से ऊपर होता है। राजा अकबर ने यह सीखा कि जो व्यक्ति न केवल उसकी उपस्थिति में बल्कि उसके बिना भी सही निर्णय लेता है, वही वास्तव में सच्चा है। उसे यह समझ में आया कि अपने राज्य में अच्छाई और न्याय का प्रचार करने के लिए एक राजा को केवल अपने निर्णयों में ईमानदार नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे यह भी देखना चाहिए कि उसकी प्रजा के दिलों में क्या है। यह कहानी यह सिखाती है कि सच्चे लोग वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के अपने कार्यों में सत्यता और ईमानदारी दिखाते हैं। आशा है कि यह कहानी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी और कहानी की चाहत रखते हैं तो कृपया बताएं। कहानी अकबर, बीरबल और स्वार्थी व्यापारी। एक दिन अकबर दरबार में बैठकर सोच रहे थे कि उनके साम्राज्य में हर कोई खुश है, लेकिन कुछ लोग अपनी स्वार्थी नीतियों के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। राजा के मन में ख्याल आया कि इस स्वार्थी मानसिकता को कैसे दूर किया जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे लोगों में समझदारी और दूसरों के प्रति दया उत्पन्न हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर मैं एक कहानी से दूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, एक बड़ा व्यापारी अपनी दुकान में बैठा था। उसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ अपने माल को बहुत महंगे दामों पर बेचता था, चाहे वह माल अच्छा हो या खराब। वह हमेशा खुद को दूसरों से ऊपर समझता था। उसका मानना था कि जो खरीदने वाला है वह लेगा ही, चाहे जितना भी महंगा हो। एक दिन एक गरीब आदमी जिसका नाम रामू था, रघुनाथ की दुकान पर आया। रामू ने देखा कि एक कपड़ा बहुत महंगा था, लेकिन उसके पास पैसे कम थे। रामू ने दुकानदार से कहा, भैया, ये कपड़ा मुझे थोड़ा सस्ता दे दो, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। रघुनाथ ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम गरीब हो तो क्या हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम चाहते हो तो यही कपड़ा ले लो, नहीं तो जाओ। रामू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने चुपचाप एक छोटी सी रकम दी और कपड़ा ले लिया। किसी ने स्वार्थी व्यापारी को बताया एक बात। रामू को अपना भाग्य खराब लग रहा था, लेकिन वह घर चला गया। अगले दिन वह फिर से रघुनाथ के पास आया, इस बार एक और वस्तु खरीदने के लिए। उसने वही विनम्रता से दुकानदार से कहा, भैया, क्या आप इस वस्तु को थोड़ा सस्ता कर सकते हो? मेरे पास फिर से पैसे कम हैं। रघुनाथ ने उसकी बात को फिर से नजरअंदाज किया और कहा, तुम गरीब हो तो क्या? तुम गरीब हो और मैं अमीर हूं, यही तरीका है। तुम चाहो तो लो, नहीं तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? रामू घर लौटते हुए मन ही मन सोचने लगा, यह व्यापारी किस तरह का इंसान है। इसके पास बहुत दौलत है, लेकिन फिर भी किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। बीरबल ने कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहा, महाराज, रघुनाथ को यह एहसास नहीं था कि उसकी व्यापारिक नीतियां दूसरों को न सिर्फ परेशान करती थीं, बल्कि वह अपने स्वार्थ में इतने डूबे हुए थे कि वह अपने ही जीवन को भी नष्ट कर रहा था। क्यों? अकबर ने सवाल किया। क्योंकि रघुनाथ की कड़ी नीतियों और स्वार्थी व्यवहार ने उसके व्यापार को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। लोग उसके पास आकर सामान नहीं खरीदते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यहाँ अच्छे व्यापार की उम्मीद नहीं है।
धीरे धीरे रघुनाथ की दुकान में भी कोई नहीं आता था। तब रघुनाथ को समझ में आया कि अगर उसे अपना व्यापार बचाना है तो उसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। महाराज, बीरबल ने आगे कहा, एक दिन रघुनाथ ने सोचा कि मैं फिर से रामू से मिलता हूं। इस बार उसने रामू से कहा, तुम जो भी चाहो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। तुम एक अच्छा इंसान हो और मुझे तुमसे कुछ सीखने की जरूरत है। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, तो बीरबल, इसका मतलब है कि हमें अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। क्या तुम कुछ खास उपाय सुझाते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ महाराज, मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरह रघुनाथ ने अपनी दुकान को फिर से सफल बनाया। रघुनाथ ने अब एक नया रास्ता अपनाया। वह दुकान में अपनी कीमतों को समायोजित करने लगा और ग्राहकों के साथ अच्छे व्यवहार करने लगा। वह किसी को भी बिना बुरा महसूस कराए उचित दाम पर सामान देने लगा। धीरे धीरे लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। ग्राहक खुश थे और रघुनाथ का व्यापार बढ़ने लगा। महाराज, जब रघुनाथ ने समझा कि स्वार्थ और घमंड से ज्यादा अहम है दूसरों का भला करना, तो वह खुद भी खुश रहने लगा। उसकी दुकान ने फिर से सफलता प्राप्त की, क्योंकि उसने न केवल अपना व्यापार बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी बदला था। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। हम लोगों को दिखाना चाहिए कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही असली सफलता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यही सच्ची सफलता का रास्ता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी कार्य करना चाहिए। जो लोग अपनी स्वार्थी नीतियों से दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें अंततः नुकसान ही होता है। खुश रहना और दूसरों का भला करना ही असली सफलता है। बुरे सोच का बुरा नतीजा, बुरे विचार खुद के लिए ही नुकसानदायक हो सकते हैं। यह कहानी सिखाती है कि नेक दिल और सकारात्मक सोच से जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक सब्जी बेचने का काम करता था और दूसरा मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार था। सब्जी वाला बहुत नेक दिल और मददगार स्वभाव का व्यक्ति था, जबकि कुम्हार स्वभाव से ईर्ष्यालु और नकारात्मक सोच वाला था। जब कभी सब्जी वाले को ज्यादा मुनाफा होता तो कुम्हार के मन में जलन पैदा हो जाती। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे मिलकर एक ऊंट खरीदेंगे ताकि उस पर बैठकर अपना अपना सामान शहर की मंडी में बेच सकें। अगले दिन दोनों ने एक ऊंट खरीदा। सब्जी वाला अपनी सब्जियों की टोकरी लेकर ऊंट के आगे बैठ गया और कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तनों को ऊंट की पीठ पर एक तरफ लटकाकर खुद पीछे बैठ गया। ऊंट धीरे धीरे शहर की ओर चल पड़ा। आधे रास्ते में ऊंट को भूख लगी और सब्जियों की खुशबू से उसकी भूख और बढ़ गई। उसने गर्दन घुमाई और सब्जी की टोकरी में से सब्जियां खाने लगा। सब्जी वाला अपना नुकसान देखकर भी कुछ नहीं बोला, जबकि कुम्हार यह देखकर खुश हो रहा था कि ऊंट सब्जियां खा रहा है। वह मन ही मन सोच रहा था कि अब सब्जी वाले का काफी नुकसान हो जाएगा और उसकी कमाई ज्यादा होगी। शहर पहुंचने पर ऊंट को रोक दिया गया। जैसे ही दोनों दोस्त ऊंट से उतरे, ऊंट ने करवट बदली और कुम्हार के बर्तन जो ऊंट की पीठ के एक तरफ लटके हुए थे, सबके सब टूट गए। कुम्हार के सारे बर्तन चकनाचूर हो गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूसरी तरफ सब्जी वाले की टोकरी में अब भी काफी सब्जियां बची हुई थीं। सब्जी वाले ने अपनी बची हुई सब्जियों को अच्छे दामों में बेचा और दोनों ऊंट पर सवार होकर वापस गांव लौट आए। रास्ते में सब्जी वाले ने कुम्हार को सांत्वना देते हुए अपनी कमाई का आधा हिस्सा उसे दे दिया और कहा, दोस्त, उदास मत हो। कल हम तुम्हारे बर्तनों को अच्छे से संभाल कर मंडी में बेचेंगे। तुम्हें भी अच्छा मुनाफा मिलेगा। सब्जी वाले की नेकदिली देखकर
कुम्हार को अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ। उसने ठान लिया कि अब वह कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचेगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के लिए बुरा सोचने का परिणाम अक्सर हमारे खुद के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और नेक सोच रखनी चाहिए। बुजुर्गों से मिला ज्ञान। बादशाह अकबर के मन में हमेशा कोई ना कोई सवाल उठता ही रहता था। एक दिन बादशाह सलामत ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर ले आओ जो बहुत ही बुद्धिमान हो। बीरबल कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, मैं जल्दी ही ऐसा आदमी ढूंढकर दरबार में ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, सोने की 400 मोहरें और 1 हफ्ते का समय हम तुम्हें देते हैं। धन और 1 हफ्ते का अवकाश लेकर बीरबल अपने घर चले गए। सारा धन उन्होंने दीन दुखियों में बांट दिया। सप्ताह के अंतिम दिन बीरबल ने एक चरवाहे को पकड़ा और उसे स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए तथा सोने की 100 मोहरें उसे देकर दरबार में ले आए। रास्ते में ही चरवाहे को बता दिया कि उसे बादशाह सलामत के सामने कैसा व्यवहार करना है। बादशाह अकबर के दरबार में पधारते ही बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ कर लाया हूं। सांसद ने चरवाहे को देखते हुए पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम कौन सी खास बात जानते हो? एक साथ इतने सवाल बादशाह अकबर ने कर दिए, लेकिन चरवाहे ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि बीरबल ने उसे पहले से ही चुप रहने के लिए कहा था। बादशाह ने शिकायत भरे लहजे में बीरबल से कहा, बीरबल, यह कहीं गूंगा और बहरा तो नहीं है? इसने तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भला यह बुद्धिमानों का बुद्धिमान कैसे हो सकता है? बीरबल ने शीश नवाकर कहा, हुजूर, यह इसकी बुद्धिमानी है। इसने अपने बड़े बूढ़ों से सीख रहा है कि राजा और स्वयं से अधिक समझदार व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है। यह उनसे मिले ज्ञान का अनुसरण कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल के इस तर्क के आगे अब क्या बोलते। वे मुस्कुराकर ही रह गए और चरवाहे को इनाम देकर सम्मान के साथ दरबार से विदा किया। लेने के देने पड़े एक गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरि से 200 रुपए उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि श्याम ने हरि से 200 रुपए उधार लिए हैं। राम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो 200 रुपए दिए थे मुझे वापस कर दो। श्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो, इनकार ना करो, गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है। रुपए लेना तुमने खुद स्वीकार किया है। दोस्त, वह तो सपने की बात थी। सपने की बात सच थोड़े ही होती है, श्याम ने कहा। राम भौहें चढ़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देनी ही पड़ेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे तो मैं यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। श्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 200 होते ही नहीं थे। वह 200 देता भी तो कैसे देता? वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया। आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, अपनी चतुराई से सही न्याय करो। दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी। फिर 200 रुपए गिनकर एक थैली में रखें और राम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, राम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो।
राम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले को मैं कैसे ले सकता हूं? बिल्कुल सही कहा। बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है। फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है? राम, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है। अतः तुम पर 10 रुपए का जुर्माना किया जाता है ताकि भविष्य में कभी ऐसी गलती ना करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। लालची हरिराम को लेने के देने पड़ गए। अकबर बीरबल की कहानी, रेत से चीनी अलग करना। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, ये आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थीं। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। कहानी से सीख, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बहुभाषी। एक दिन बादशाह अकबर को अपने विभिन्न प्रांतों में भाषाई विविधता देखकर दरबार में एक बहुभाषिक नियुक्त करने की इच्छा होती है। बादशाह चाहते थे कि उनके दरबार में एक बहुभाषिक हो जिसकी मदद से वे अपनी प्रजा से आसानी से बात कर पाएं। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने मंत्रियों को एक बहुभाषिक ढूंढने का आदेश दिया जिसकी विभिन्न भाषाओं पर अच्छी पकड़ हो। बादशाह का यह आदेश उनके मंत्रियों और सैनिकों ने पूरे राज्य में प्रसारित कर दिया। कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। उस व्यक्ति ने अकबर से कहा कि मैं कई भाषाओं का जानकार हूं और मेरी पकड़ भी विभिन्न भाषाओं पर अच्छी है। आप मुझे बहुभाषिक के पद के लिए नियुक्त कर लीजिए। बादशाह अकबर ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए अपने दरबारियों को उससे अपनी अपनी भाषाओं में बात करने के लिए कहा। सभी दरबारी एक एक करके उस बहुभाषी से प्रश्न करने लगे।
उन सभी दरबारियों को बहुभाषी ने उनकी ही भाषा में जवाब दिए। विभिन्न भाषाओं पर उस बहुभाषी की पकड़ देखकर बादशाह बहुत खुश हो जाते हैं और उस बहुभाषी को नियुक्त कर लेते हैं। अब बादशाह अकबर उस बहुभाषी से पूछते हैं कि तुम मुझे अब ये बताओ कि तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है। बहुभाषी ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बहुत बुद्धिमान लोग हैं, क्या उनमें से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है। सभी दरबारियों ने अपने अपने अनुमान के आधार पर बहुभाषी की भाषा बताने का प्रयास किया, किंतु उनमें से किसी का भी अनुमान सही नहीं था। ये देखकर बहुभाषी बोला, महाराज, लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया, मुझे यहाँ पर तो कोई भी बुद्धिमान नहीं लगता है। बहुभाषी की बात सुनकर अकबर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने बीरबल की तरफ देखा, क्योंकि बीरबल ने अब तक बहुभाषी की भाषा बताने का प्रयास नहीं किया था। बादशाह अकबर को अपनी ओर देखते हुए बीरबल ने उनसे कहा कि जहांपनाह, मैं आपको कल बताऊंगा कि इस बहुभाषी की मातृभाषा कौन सी है। उस रात बहुभाषी को अकबर ने अपने दरबार के अतिथिगृह में ठहरने के लिए कहा था। अगले दिन बीरबल दरबार में उपस्थित होते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ क्या है इस बहुभाषी की मातृभाषा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इनकी मातृभाषा बांग्ला है, आप इनसे पूछ लीजिए। बादशाह ने उस बहुभाषी से पूछा तो उसने कहा, हाँ, बीरबल ने सही कहा, मेरी मातृभाषा बांग्ला ही है। अकबर ने बड़ी हैरानी के साथ बीरबल से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला। बीरबल ने कहा, कल रात मैंने शाही अतिथि गृह के बाहर अपना एक सेवक भेजा था। जब ये बहुभाषी वहां पर सो रहे थे, तब मेरे भेजे हुए सेवक ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। जैसे ही ये अपनी नींद खोलकर दरवाजा खोलने के लिए आए और उन्होंने दरवाजा खोला, तब तक मेरा सेवक वहां से चला गया था। कुछ देर बाद फिर से मेरे सेवक ने दरवाजा खटखटाया और जब इन्होंने दरवाजा खोला तब बाहर कोई नहीं था। जब तीसरी बार मेरा सेवक दरवाजा खटखटा के चला गया, तब ये गुस्से में चिल्लाने लगे। उस समय गुस्से में ये जो भाषा बोल रहे थे वो बांग्ला थी। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं पास ही के कक्ष में छुपकर सब सुन रहा था। मैं समझ गया कि इनकी मातृभाषा बांग्ला है, क्योंकि व्यक्ति कितनी ही भाषाओं का ज्ञाता क्यों न हो, पर जब वो गुस्से में होता है तब वो अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाता है। बहुभाषी को अब बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में पता चल गया। अंत में बीरबल उस बहुभाषी से उनकी नींद खराब करने के लिए माफी भी मांगता है। लालच दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। एक बार की बात है, अकबर के राज्य में एक व्यापारी था जो बहुत लालची था। अपने लालच के लिए वह सारे राज्य में जाना जाता था। वह अपने सामान के लिए ऊंची कीमत वसूल करता था और हमेशा ग्राहकों को ठगने की कोशिश करता था। अकबर व्यापारी के लालच के बारे में जानते थे और उन्होंने उसे व्यापारी को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को अपने महल में बुलाया और उसे व्यापारी को सबक सिखाने के लिए एक कहा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, मेरे पास एक तरकीब है। मैं व्यापारी के पास जाऊंगा और व्यापारी से एक कीमती पत्थर खरीदूंगा। मैं उसे इसके लिए एक बड़ी कीमत दूंगा, लेकिन मैं उसे यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि पत्थर शापित है। बादशाह अकबर बीरबल की बात मान गए और उन्हें इस काम की अनुमति दे दी। बीरबल व्यापारी की दुकान पर गए और उससे सबसे कीमती रत्न दिखाने को कहा। व्यापारी ने बीरबल को एक सुंदर रत्न दिखाया जो वास्तव में बहुत कीमती था। बीरबल ने व्यापारी से पूछा कि वह पत्थर के लिए कितना मूल्य चाहता है। व्यापारी ने बहुत अधिक कीमत बताई। बीरबल कीमत चुकाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बीरबल ने उस व्यापारी को चेतावनी भी दी कि पत्थर को श्राप दिया गया है। उन्होंने व्यापारी से कहा कि जिसके पास यह पत्थर होगा उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा।
व्यापारी ने अच्छे कीमत की लालच में बीरबल को पत्थर बेच दिया और अभिशाप के बारे में नहीं सोचा। बीरबल ने उसे कीमत चुकाई और पत्थर लेकर चले गए। कुछ दिनों बाद बीरबल व्यापारी की दुकान पर वापस गए और व्यापारी से कहा कि जब से उन्होंने पत्थर खरीदा है तब से उनका दुर्भाग्य शुरू हो गया है। व्यापारी को अब श्राप की बात सच लगने लगी और वह डर गया। उसने बीरबल से पत्थर वापस खरीदने की बात की। बीरबल उसे पत्थर वापस बेचने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बीरबल ने उससे दोगुनी कीमत मांगी जो उन्होंने पत्थर खरीदते समय उस व्यापारी को दिया था। लालची व्यापारी शापित पत्थर से जल्द छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वह कीमत चुकाने को तैयार हो गया। बीरबल ने उसे पत्थर दिया और पैसे लेकर चले गए। अकबर बीरबल की चतुराई और लालची व्यापारी को सबक सिखाने की उनकी युक्ति से प्रसन्न हुए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। जब हम लालच करते हैं तब हम अपने द्वारा किए कार्यों का क्या परिणाम होगा उसे नजरअंदाज कर देते हैं और अंत में हमें कष्ट उठाना पड़ता है। हमें दूसरों के साथ हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और लालच से बचना चाहिए। तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं।